प्रारंभिक राज्य, इस पाठ का अध्ययन करेंगे कि आखिर प्रारंभिक राज्य कैसा था, हमारे यहाँ किस प्रकार का राज्य हुआ करता था। यह इतिहास का 7वां चैप्टर है, कक्षा 6 अतीत से वर्तमान। तो पहला पाठ में कहा गया है, आपने यहाँ पर कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है। तो बच्चों, आप लोगों ने अध्याय 6 में वैदिक काल में जन और जनपद के बारे में पढ़ा है, जो कि हम लोग अगले अध्याय में पढ़ चुके हैं जन और जनपद के बारे में। लगभग 3000 वर्ष पहले गंगा नदी के क्षेत्र में लोहे के बने औजार व उपकरण के प्रमाण खुदाई से प्राप्त हुए हैं। मतलब कि उस समय वैदिक काल में जन और जनपद, जो कि गंगा के किनारे क्या थे, बसे हुए थे, वहाँ पर लोहे के बने औजार, मतलब अब हमारा विकास हो चुका था और लोहे के औजार के बारे में हम जान चुके थे। साथ ही मिट्टी के बने एक विशेष प्रकार के बर्तन, चित्रित धूसर पात्र प्राप्त हुए। इन साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि वैदिक जनों की पशुपालन के साथ साथ कृषि कार्य में भी भागीदारी बढ़ी। अब वो क्या करने लगे, कृषि कार्य के साथ पशुपालन भी करने लगे। कौन? तो प्रारंभिक मानव। इसीलिए इस पाठ का नाम रखा गया प्रारंभिक राज्य। इस कारण वे पहले की अपेक्षा स्थानीय जीवन व्यतीत करने लगे। इन आर्थिक परिवर्तनों के कारण क्षेत्रीय स्तर पर छोटी छोटी शक्तियों का जन्म हुआ। क्योंकि वो छोटी छोटी शक्तियों का जन्म हुआ क्योंकि ये अब क्या हो गए, बहुत चीज सीख चुके थे। तो कह रहा है कि छोटे छोटे जन अब जनपद बनते जा गए। अब ये छोटे छोटे दल क्या थे, अब जनपद का एक रूप ले लिए। और जनपदों के विकास में 3 रूप दिखाए जाते हैं। पहला है, अधिकांश जन अकेले ही जनपद की अवस्था प्राप्त कर लिए। मत, चेदी, काशी, कौशल, ये क्या थे, जनपद थे। दूसरा है, कुछ जनों ने आपस में मिलकर जनपद का रूप लिया, जैसे पांचाल जनपद इसका एक उदाहरण है। ये क्या है, ये आपस में मिल गए और एक जनपद, एक समूह का रचना किए, उसको जनपद कहते हैं। तीसरा कह रहा है कि अनेक जन अधिक शक्तिशाली जनों से पराजित होने के बाद मिला लिए और मगध द्वारा अंग की विजय इसका एक उदाहरण है। और मगध पर क्या हुआ, ये विजय का एक उदाहरण दिया गया। तो यहाँ कहा जा रहा है महाजनपदों के विकास। तो अब जनपद समझ गए, तो जन के बाद हम लोग क्या समझेंगे, तो महाजनपदों के विकास के बारे में, उसकी किस प्रकार से विकास हुआ उसी को समझेंगे। तो कह रहा है कि लगभग 2500 वर्ष पहले, कितने सौ वर्ष पहले, तो 2500 वर्ष पहले वैदिक काल में कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहते हैं, कहा जाने लगा। और बौद्धिक व जैन ग्रंथों में इसे हम 16 जनपदों का विवरण मिलता है। हमें जो बौद्धिक ग्रंथ प्राप्त हुए हैं या जैन ग्रंथ प्राप्त हुए हैं, उसमें 16 जनपदों की विशेष चर्चा है। इनमें अंग, मगध, काशी, कौशल, वश, अवंतिका, वज्जित, मल्ला आदि महाजनपद मुख्य थे। इसमें कुछ महाजनपद आधुनिक बिहार की सीमा में स्थित हैं। और बिहार इसलिए भी प्रमुख है कि महाजनपदों में इसका बहुत बड़ा रोल भी दिखाया गया है। यहाँ पर आप एक चित्र के माध्यम से महाजनपदों को देखिए। यहाँ पर बताया गया है, जो आप छोटा सा सिंबल देख रहे हैं प्राचीन शहर का और डॉट टाइप में देख रहे हैं, वो भारत की वर्तमान सीमा का है। तो महाजनपदों में शासन का एक रूप एक जैसा नहीं था। हर जनपदों में अलग अलग रूप से शासन किया जाता था, क्योंकि जब विकास हुआ तो वहाँ का राजा अलग होता होगा, इसलिए वहाँ पर जो शैली थी अलग अलग थी। कुछ के राजतंत्रात्मक शासन था तो कोई गणतांत्रिक, देखिए कहीं राजतंत्र था तो कहीं क्या था, गणतंत्रात्मक था।
तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था में राजा का पद वंशानुगत अथवा पैतृक, पिता के बाद पुत्र का। आपके यहाँ भी देखिएगा, पहले जहाँ राजा रहता था उसका बेटा ही क्या बनता था, राजा बनता था। लेकिन महाजनपदों की राजधानी शासन का केंद्र थी। राजधानियों में राजा, सेना व राज्य के कर्मचारी रहते थे। कहाँ रहते थे, तो राजधानी में रहते थे। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी जो लकड़ी के, ईंट व पत्थरों के दीवारों से घिरे होते थे। इनकी बहुत सारी किलाबंदी की गई थी और यह क्या थी, तो लकड़ी, ईंट व पत्थरों के दीवारों से घिरी रहती थी। आज भी हमारे लोग अपने बाउंड्री को घेरते हैं कि नहीं, घर को, इसी प्रकार से उस समय भी लोग घेरता था। ऐसा लगता है कि लोगों ने अपने राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण कराया होगा। महाजनपदों के राजा में स्वैच्छिक नजराना बलि के बजाय अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों से जुड़े लोग, कृषक, कारीगर, व्यापारी, पशुपालक, आखेटक, शिकारी आदि से कर की एक निश्चित मात्रा वसूली जाने लगी। फसलों पर भी लगान जाने वाले कर सबसे महत्वपूर्ण थे। अब क्या होता था, अब जनपदों का पैसा कहाँ से आएगा, तो कर के द्वारा। आज भी आप देखिएगा कि बाजार में चाहे कोई भी सामान खाते हैं उस पर जीएसटी लगता है या टैक्स लगता है। ये सब क्या है, कर का ही एक महत्वपूर्ण रोल है। क्योंकि अधिकांश लोग किसान थे, प्रायः उपज का 16वां हिस्सा कर के रूप में दिया जाता था। तो ये 16वां हिस्सा जो था कर के रूप में वहाँ पर दिया जाता था, जिसे हम नजराना भी कहते थे, जिसे भागा कहा जाता था। कारीगर, बुनकर, लोहार, सुनार, बढ़ई को राजा के लिए महीने में एक दिन काम करना पड़ता था। मतलब इन लोगों को कर तो देना ही था, लेकिन महीने में एक बार राजा की सेवा के लिए इन्हें काम भी फ्री में करना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। जैसे आज भी हम लोग कर देते हैं, उस समय भी हम लोग कर देते थे। करों की वसूली से राजा समृद्ध होने लगा। राजा अपने कार्यों को सुगमता से कर सके, इसके लिए कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी। वे नियमित वेतन देकर सेना व कर्मचारियों की नियुक्ति करने लगे। अब क्या था, जब पैसा आ गया तो वो सेना भी हो गया उनके पास, और कर्मचारी भी हो गया, और क्या करने लगा, तो पैसा देकर उनसे मेहनत करवाने लगा। ये लोग राजा के प्रति वफादार और उत्तरदायी होते थे। आज भी हम देखिएगा कि हम लोग जिसके यहाँ काम करते हैं उसके लिए अगर वफादार नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा, वह काम से हमें निकाल देगा। वेतन का भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में आपने अध्याय 10 में पढ़ेंगे, जो कि हम लोग आगे इसके बारे में चर्चा भी करेंगे। कड़ा मगध का उत्थान। तो मगध का फैलाव मुख्यतः आधुनिक बिहार राज्य के पटना व मगध प्रमंडल मुख्यालय गया तक था। ये बिहार का एक भाग है और इसमें पूरा मुख्यालय कहाँ तक था, तो मगध से लेकर गया तक। मगध के उत्थान में इसके निकटवर्ती क्षेत्र में पाए जाने वाले लोहे की खान थी, जो अच्छे हथियारों के निर्माण में सहायक थी। अब लोहा का जानकारी हो चुका था किनको, तो प्रारंभिक मानव को, और उस जहाँ लोहे की खान होती थी और वहीं हथियार का भी निर्माण कहाँ होता था, तो मगध में। मगध का राज्य गंगा नदी के स्थित होने के कारण उर्वरक और उपजाऊ भी था। कृषि की समृद्धि व संपन्नता के कारण शासन वर्ग के लिए आर्थिक संसाधनों की प्राप्ति भी आसान हो गई। मतलब वहाँ पर ये सब चीज़ें आसानी से प्राप्त हो जाती थी। इन क्षेत्रों में व्यापार व व्यवसाय भी विकसित अवस्था में था। मगध क्षेत्र के जंगलों में हाथी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे, जिसकी सहायता से विरोधी राज्यों पर अधिकार करना आसान था। उस समय बम बारूद का नहीं जमाना था। उस समय क्या था, लोग लोहा के हथियारों से लड़ते थे और जानवरों से लड़ते थे। तो मगध के क्षेत्रों में ना हाथी बहुत ज़्यादा था। तो उससे क्या हो गया, वो लोग क्या करता था, हाथी को सनका देता था, दूसरा राज्य उसको डर जाता था। मगध के चारों ओर प्राकृतिक सुरक्षा के साधन भी थे। मगध को दोनों राजधानी राजगीर पहाड़ियों की व पाटलिपुत्र नदियों से घिरी हुई थी। इसके अतिरिक्त मगध में बिम्बसार
अजातशत्रु, महापद नंद जैसे योग्य शासक हुए जिन्होंने अपने साहस से, शक्ति से राज्य का विस्तार किया। मगध का प्रथम महत्वपूर्ण शासक बिंबिसार था। उसने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए कौशल विकसित करने के लिए क्या किया? कौशल, तो जिसको हम कौशल कहते हैं कि कौशल को लिच्छवी राजवंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया। अपने राज्य की पूर्वी सीमा पर स्थित अंग महाजनपद पर आक्रमण कर मगध में इसे मिला लिया तथा गंगा नदी के मार्ग में होने वाले व्यापार में अधिकतम लाभ प्राप्त किया। उस समय जो व्यापार होता था पानी या जल के रास्ते से होता था, जिससे राज्य के आर्थिक संसाधनों में बहुत वृद्धि हुई, क्योंकि उस समय रेलगाड़ी या जो आप देख रहे हैं ट्रेन बस ये नहीं थी। उस समय व्यापार पानी के मार्ग से होता था। कहाँ से होता था? तो पानी के मार्ग से होता था। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु अपने पिता के बाद मगध का राजा बना। अब उसने अपने पिता की साम्राज्य विस्तार की नीति का अनुसरण करते हुए कौशल और वजिक संघ के साथ युद्ध किया। उन्होंने क्या किया? अब सीमाएं बढ़ाने के लिए उसने कौशल को और वजिक जो वचिका कहा जाता है उसको भी जीत लिया। कौशल के राजा प्रसेनजित को युद्ध में पराजित करके काशी प्राप्त किया। अजातशत्रु ने अपनी मंत्री वत्संकार की सहायता से वजिका संघ के सदस्यों में फूट डालकर उसकी शक्ति को कमजोर कर जीत लिया। आज भी हमारे यहाँ फूट डालो, जिस तरह से जानते हैं कि हमारे यहाँ अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, उस समय राजा भी इन चीज़ों को अपनाते थे। तो अजातशत्रु ने अपने शत्रु राज्य अवंती से अपनी राजधानी राजगीर की सुरक्षा हेतु किलाबंदी कराई। इसके अवशेष आज भी दिखाए जा सकते हैं। उससे गंगा, गंडक, सोन नदियों के संगम पर स्थित पट्टीग्राम में सैनिक छावनी, सेना के रहने का स्थान का निर्माण किया, जो बाद में पाटलिपुत्र के नाम से विख्यात है और आज हमारी पाटना राजधानी के रूप में भी विख्यात है। अजातशत्रु के बाद उदयीन मगध का राजा बना। उसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। उसके काल में मगध और अवंती की शत्रुता काफ़ी बढ़ गई थी। उस समय अवंती का राजा चंद्र प्रदयोत था। इससे कोई युद्धों में अवंती को हराया, फिर भी अवंती मगध राज्य का अंग नहीं बन सका। शिशुनाग ने अंतिम रूप से अवंती, वत्स और कौशल पर विजय प्राप्त की। मगध के अंतिम नंद शासक घनानंद के समय में यूनानी विजेता सिकंदर भारत पर आक्रमण हुआ, लेकिन सिकंदर की सेना ने मगध पर आक्रमण करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो डरते थे। किसके? तो वो डरते थे मगध के उन वीर भूपों से, क्योंकि वो डरते थे वहाँ के जो सैनिक थे उससे, क्योंकि मगध के राजा के पास एक विशाल सेना थी। घनानंद एक अत्याचारी राजा था, इसीलिए वह प्रजा से में काफ़ी अलोकप्रिय था। इसका लाभ उठाकर चंद्रगुप्त ने धनानंद को युद्ध में पराजित कर मगध पर अधिकार प्राप्त किया। मगध की समृद्धि व शक्ति की बुनियादी पर मौर्यों ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जिसका अध्ययन आप अध्याय 9 में जरूर करेंगे। अब हम लोग समझते हैं गण राज्य क्या है। कुछ राज्य ऐसे थे जिन्हें गण राज्य कहा जाता है। शाक्य, लक्ष्मी, वाजित, विदेह, तातिक, मल्लका, कोलिया, मौर्या आदि भारत के प्रमुख गणराज्य थे। यहाँ की शासन व्यवस्था अलग तरह की थी, जिसे गण या संघ भी कहते थे। उस समय इसे क्या कहते थे? गण या संघ। आपसे भी पूछा भी जा सकता है कि उस समय गणराज्य का गण और संघ कैसे कहते थे। तो गणतंत्र में शासन के प्रधान का चुनाव, जो शासन के प्रधान का चुनाव होता है, वो चुनाव अधिकतर ऐसे गणराज्य छोटे आकार के होते थे, अतः आपस में मिलकर संघ का निर्माण करते थे। मगध के निकट
वचिक संघ था जिसकी राजधानी वैशाली थी। मानचित्र में वचिक संघ की पहचान करें। वचिक संघ 8 गणों का संघ था जिसमें लिच्छवी, विदेह, वजिक प्रमुख थे। वजिक संघ में भिन्न भिन्न गणों के राजाओं की एक सभा होती थी। ये राजा विभिन्न अवसरों पर एक साथ एकत्र होते थे। कहाँ होते थे? एक साथ एकत्र होते थे। सभाओं में बैठकर राजा आपस में विचार विमर्श करके और वाद विवाद करके ये निर्णय लेते थे। वजिका संघ में लोकमत के शासन करने की प्रवृत्ति दिखी। गणों के प्रमुख तथा राजा नियमित तौर पर मिलकर बैठकर बात करते थे और संघ के बारे में निर्णय लेते थे। इस कारण इसे गण राज्य भी कहा जाता है। गण का मतलब होता है, गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूहों के लिए भी किया जाता है। वचिक संघ में लिच्छवी एक प्रमुख गण था। इसकी सीमावर्त वैशाली, मुजफ्फरपुर जिले तक फैली हुई थी। बिम्बसार के काल में लिच्छवी लोग काफ़ी शक्तिशाली थे। यहाँ का राजा चेटक था। चेटक ने अपनी लड़की का विवाह बिम्बसार के कर मैत्री बंधन स्थापित किया। इन्होंने क्या किया? अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया था। मगध के राजा अजातशत्रु ने लिच्छवी गण पर विजय प्राप्त किया था। इसके बावजूद उसका राज्य अब से लगभग 1500 वर्ष पहले तक चला रहा। गुप्त राजा चंद्रगुप्त, जिसके बारे में हम अध्याय 12 में पढ़ेंगे, एक लिच्छवी राजकुमारी से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। यहाँ पर वचिका संघ का वर्णन दीर्घ निकाय में किया गया था। तो एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें महात्मा बुद्ध अध्याय 8 के कई व्याख्यान दिए हैं। अजातशत्रु वचिक संघ का आक्रमण करना चाहता था। उन्होंने अपने मंत्री वैस्कार को बुद्ध के पास सलाह लेने के लिए भेजा। बुद्ध ने उससे पूछा कि क्या वचिका सभाएं नियमित रूप से होती है तथा उसमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। तब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है। उन्होंने कहा कि वचिकावासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे। दूसरा, उन्होंने कहा आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करेंगे, बड़ों का मान सम्मान समर्थन और उनकी बातों का ध्यान देंगे, वाचिक महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उनके बंधन नहीं बनाएंगे, शहरों व गाँव में चैतन्य का रखवाला रखेंगे और विभिन्न स्वावलंबियों संतों का सम्मान करेंगे और इसके आने और जाने में कोई भी रोक न करेंगे। यहाँ पर कह रहा है नगरों का विकास। अब देखिए, यहाँ पर वचिका संघ के बारे में हम आज बहुत कुछ जान चुके हैं। अब हम लोग नगर का विकास करने चलेंगे। तो लगभग 3700 वर्ष पहले सिंधु सभ्यता, जो कि हम अध्याय 5 में पढ़े हैं, जिसने प्रथम नगरीकरण कहा गया, लुप्त हो चुकी थी। इसके बाद अब दूसरी बार भारत में नगरों के प्रमाण एक बहुत लंबे अंतराल के बाद मिलता है। करीब 2600 साल पहले 600 ईसा पूर्व उत्तरी भारत में द्वितीय नगरीकरण की प्रवृत्ति का विकास हुआ। पाली ग्रंथों में उस समय के बड़े नगरों का उल्लेख मिलता है, जो कि पाली ग्रंथ था। उसमें इसके बारे में हमें क्या मिलता है? बहुत सारा जानकारी मिलता है। वाराणसी, वैशाली, चंपा, राजगीर, कुशीनगर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, पाटलिपुत्र, जो कि पटना के नाम से जाना जाता है। नगर समेत लगभग 62 नगरों के प्रमाण हमें किस ग्रंथ से मिलते हैं? तो उसका नाम है क्या? तो उसका नाम है पाली ग्रंथ और उसका उल्लेख हमें यहाँ मिलता है। तो आप समझ गए कि अब नगरों का भी विकास होने लगा। पहले संघ बनता था, उसका जनपद हुआ और जनपद से बढ़कर अब नगर का विकास होने लगा। नगरों के विकास के अनेक कारण थे और इसका विकास धीरे धीरे हुआ। कोई भी जो विकास होता है वह धीरे धीरे ही होता है। इस काल में नगरों के विकास में आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक कारण प्रमुख थे। जैसे जैसे विशाल राज्यों का गठन हुआ, उसकी राजधानी भी अधिक विशाल और भव्य रूप धारण करने लगी। इस काल के अनेक नगर राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए।
यहाँ पर एक राजनीतिक की क्रांतिकारी आ गई और यहाँ पर प्रशासन को जो विकसित किया गया था, जहाँ शासन, पदाधिकारी और सैनिक वर्गों की प्रधानता थी। गांव जहाँ कृषि आजीविका का मुख्य साधन था, सब सिस्टमेटिक ढंग से चलता था और एक के बाद एक विकास की उन पगडंडियों पर चला। वही नगरों में शिल्प और व्यापारिक जीविका के महत्वपूर्ण साधन थे। विभिन्न नगर विशेष वस्तुओं के उत्पादन केंद्रों के रूप में विकसित हुए। इनमें कपड़े, बर्तन, अन्य सामान शामिल हैं। उत्पादन अधिक होने से इन वस्तुओं को दूसरे नगरों में ले जाने कर बेचा जाता था और उससे क्या किया जाता था, धन का अर्जन किया जाता था। इस तरह से नगर व्यापार के केंद्र में बन गए और इसकी आबादी भी बढ़ती गई। आज भी आप नगर में देखिए, हर सुविधा, सुख सुविधा है और वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है तो दुकानें हैं। कई नगर धार्मिक कारणों से भी विकसित हुए। किसी प्रमुख मंदिर या तीर्थ के स्थान पर आप देखिएगा, पुरोहित, सेवक, अन्य कामगारों को लोग स्थानीय रूप से बसने लगे और यात्री दर्शन के लिए आने लगे। इस कारण से इन बस्तियों को नगरों में परिवर्तित कर दिया गया। आप जहां रहते होइएगा उसके बगल में कोई तीर्थ स्थान होगा तो उसके अगल बगल देखिएगा बहुत सारे दुकान, बहुत सारे लोग आके बसते हैं और उससे क्या होता है, व्यापार एक अच्छे ढंग से चलता है। तो कड़ा स्मरणीय है कि ऐसे नगर अधिकतर नदियों के किनारे बसे उस समय के प्रमुख मार्गों के पास विकसित हुए, क्योंकि व्यापार और सेना के आगमन के लिए यह सुविधाजनक था। उस समय रोड का आविष्कार नहीं हुआ था, लोग पानी के रास्ते से जाता था। कड़ा वस्तुओं के उत्पादन के लिए कच्चे माल भी प्राप्त होते थे। व्यापारी द्वारा प्राप्त मुनाफा और राजाओं द्वारा प्राप्त कर के नगरों को संपन्न बना दिया। और उस समय किनने पर भी कर देना पड़ता था और बेचने पर भी, लेने पर और देने पर दोनों पर कर लगता था। उससे राजा समृद्ध बने तो राज्य अच्छा से चला और सब लोगों का विकास भी अच्छे ढंग से होता गया। नगरों की आबादी भी बहुरंगी थी। इसमें शासन, पुरोहित वर्ग, व्यापारी, शिल्पकार, मजदूर, सेवक और दास सभी शामिल थे। अब देखिए यहाँ पर पुरोहित वर्ग भी था, शामिल थे, व्यापारी भी शामिल थे, शिल्पकार जो क्या बनाते हैं, फोटो बनाते हैं, और मजदूर जो सबका सेवक करते हैं। दास को भी शामिल किया गया। दास कौन होता था, तो जो स्वामी के रूप में काम करता था, स्वामी के अधीन रहता था, उसी को हम दास कहते हैं। इस प्रकार एक सुनियोजित नगरीय जीवन के रूप में रेखा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक उत्तर भारत में विकसित हो चुकी थी। इस प्रक्रिया को हम द्वितीय नगरीकरण भी कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि द्वितीय नगरीकरण कब हुआ, तो हम क्या बोलेंगे, महाजनपदों के विकास और नगरों के विकास को हम मानते हैं। यहाँ पर आप नज़र दोहराइएगा और देखिएगा कि इसमें क्या क्या पढ़ाया गया है। तो प्रारंभिक राज्य और उसके विकास के बारे में आज हम पढ़े हैं। यह कक्षा 6 अतीत से वर्तमान के लिए बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।